नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ी दो कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद उधो तुम होते बड़भागी। तो आज हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड से पाठ जो हमारे पास है 12, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज, और ये रचना है यशपाल जी की। यशपाल जी की यदि बात करें तो उनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उनकी कांगड़ा में हुई और वो क्रांतिकारी धारा से जुड़े रहे। कई बार जेल यात्रा भी उन्होंने की और हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया। सन 1976 में उनका स्वर्गवास हो गया। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो उन्होंने जो आम आदमी होता है, आम आदमी के सरोकारों को अपनी रचनाओं में उपस्थिति देने का काम किया है। प्रस्तुत जो रचना आपके पास है, आपके पाठ्यक्रम में है लखनवी अंदाज, जिसका शीर्षक है। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज जो है एक व्यंग्य रचना है और यह साबित करने के लिए इसको लिखा था कि बिना कथ्य के, यानी बिना किसी टॉपिक के, बिना कथ्य के, बिना बात के कहानी जो है वो लिखी नहीं जा सकती, ऐसा संभव नहीं है। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को हम पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ा जा सकता है। यशपाल जो है उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील, जो पतन के रास्ते पर अग्रसर है और ऐसा सामंती वर्ग है, उसके ऊपर व्यंग्य कर रहा है। जो वास्तविकता से बेखबर है, उसको वास्तविकता का बोध नहीं है और वो बनावटी जीवन शैली का आदी है। बनावटी जीवन शैली है, आडंबर करता है, दिखावा करता है। और कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति जो है वो हमारे समाज में व्याप्त है या जीवित है। तो लखनवी अंदाज हम शुरू कर रहे हैं। मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन। अब मुफसिल होता है जो किसी भी नगर का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ सिटी जिसको हम कह सकते हैं, केंद्र नगर का कोई स्थान, वहाँ की पैसेंजर ट्रेन जो आम जिसमें यात्री यात्रा करते हैं, ट्रेन चल पड़ने को उतावली से जो है वो फुंकार रही थी, अर्थात जोर जोर से वो सीटी बजा रही थी जब गाड़ी चलती है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं रेल में और सोचते हैं कि हम आराम से बैठ करके जाएं, तो लेखक कहता है उसके लिए हमें दाम ज़्यादा देने पड़ते हैं। दूर तो जाना नहीं था, लेखक को ज़्यादा दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में, एकांत का मतलब अकेले में, नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहते हैं कि मैंने एकांत में बैठ करके कोई कहानी लिखनी थी और प्राकृतिक दृश्यों को देखना था, इसलिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। गाड़ी छूटने का मतलब है गाड़ी चल रही थी, जा रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसने सोचा कि खाली सेकंड क्लास का एक डिब्बा खाली होगा और उसमें जो है वो जरा दौड़ करके, जब गाड़ी चल दी हो, स्टार्ट हो गई हो, तो यात्री दौड़ करके गाड़ी को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से लेखक ने भी पकड़ा और वो उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उसने सोचा था कि निर्जन होगा, निर्जन में जहां पर कोई आदमी नहीं होता है, बिना जन के, बिना आदमी के, लेकिन उसके प्रतिकूल था, उल्टा था, वहां पर ऐसा नहीं था। एक बर्थ पर, बर्थ होता है जिस पर हम बैठते हैं, जिसको आप सीट भी बोलते हैं, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। पालथी, जब हम जमीन पर बैठते हैं पालथी मार करके, वैसे एक सज्जन पुरुष जो है बैठे हुए थे। सफेद पोश था, सफेद कपड़े उन्होंने धारण कर रखे थे और देखने से पता लगता था उनकी वेशभूषा से कि ये लखनऊ के हैं।
बैठे हुए थे सामने, उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, सहसा में होता है अचानक, कूद जाने से यानी आ जाने से सज्जन की आंखों में, जो जो नकाबपोश सॉरी श्वेतपोश व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसे मेरा आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आराम से बैठा हुआ था और मेरे आने से उसे दिक्कत होगी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ, अर्थात मैंने सोचा कि हो सकता है यह भी चिंतन करने के लिए यहाँ पर बैठे हों, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो कि अपदार्थ मानते हैं, उस खीरे को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान रहा है लेखक, तो उसको अखाद्य वस्तु में गिनता है, तो उसके लिए वो शायद शर्मा गया हो, संकोच मान रहा हो, ये भी हो सकता है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसे कोई यात्री आता है तो दूसरा यात्री उसका अभिनंदन करता है, आइए बैठिए, सीट देता है, तो लेखक को ऐसा कुछ नहीं लगा, उत्साह उसने नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहता है कि मैंने भी जो है उसके सामने में बैठ गया और मैंने अपनी आंखें उससे चुरा ली। आंखें चुराने का मतलब क्या है, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, नजरें फेर ली। ठाली बैठे, ठाली मैंने जब बिना कोई काम के ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, सोचने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत मैंने सरलता, आसानी से विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गुबारा न हो, अर्थात अब सहन नहीं हो रहा हो कि शहर का कोई श्वेतपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद लिए होंगे। उसने देखा होगा कि मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं खीरे खरीद लेता हूँ, आराम से बैठ कर के खाता जाऊँगा, और ऐसा लेकर विचार कर रहा है, उसके मन में ये ऐसी विचारधारा चल रही है, सोच रहा है। और अब किसी श्वेतपोश के सामने खीरे कैसे खाए, अब वो सोच रहा है कि खीरों को मैं कैसे खाऊं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का मतलब होता है जब हम तिरछी नज़रों से किसी को देखते हैं, दूसरे को पता ना चले कि हम उसे देख रहे हैं, उसको बोलते हैं कनखियों से देखना। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने गाड़ी से बाहर देखा, स्थिति क्या है उस पर वो गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, संबोधन किया, मुझे बुलाया। आदाब अर्ज, क्या कहा, आदाब अर्ज, आदाब मैंने नमस्ते करना। यह हम कहते हैं किसी को एक्सक्यूज मी ऐसे बोल देते हैं ना, उसने कहा आदाब अर्ज, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। उसने खीरे की पेशकश की उसके सामने कि आप खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या आप खाना चाहेंगे। अब नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन जो है लेखक को अच्छा नहीं लगा। अचानक उसका भाव परिवर्तन हो गया था, उसको अच्छा नहीं लगा, और भाप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, गुमान मैंने अहंकार, शराफत का अहंकार, घमंड, गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहती हैं। लथेड़ने का मतलब क्या है, उन लोगों के साथ ही हमें भी आप मिला देना चाहते हैं, उन्हीं की गिनती में आप हमें मानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया, कि बिला शौक फरमाए कि आप ही खाएं, मैं नहीं खाना चाहता। अब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और अच्छी तरह पोंछ लिया। जेब से उन्होंने चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे। खीरों के सिर काटे जाते हैं, आपको उनको फिर गोदा जाता है, घुमाया जाता है ताकि उनकी कड़वाहट निकल जाए, और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद कर मैंने रगड़ना। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात में होता है सावधानी से, छीलकर फांकों को, छीलकर जो उसके टुकड़े बनाए उनको फांके कहा जाता है, उनकी फांकों को करीने से, करीने मैंने सही तरीके से,
करीने ने सही तरीके से तौलिए पर सजाते चले गए। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। जो लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचते हैं वो खीरे खाने का या बेचने का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए वो क्या करते हैं, जीरा मिला नमक, अर्थात नमक में थोड़ा पिसा हुआ जीरा जो है मिला होता है, और पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो जो है साथ में देते हैं पुड़िया बना करके। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी, सुर्खी मैंने जो महीन था उसको बुरक दिया, छिड़क दिया। बुरकने मैंने छिड़क देना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, स्फुरण होता है जब हम खाने के लिए कोई वस्तु सामने रखी हो तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। स्फुरण मैंने जो लार निकलती है, मुंह में पानी आ जाता है। स्पूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। रसास्वादन का मतलब है उसके टेस्ट से, उसके स्वाद से उसका मन जो है वो उस लार से भर गया था, उस पानी से भर गया था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, अर्थात हम तेजी नज़रों से उसको देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। रईस में नहीं होता अमीर, अमीर आदमी, रिच पर्सन, अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अपनी असलियत, वास्तविकता क्या है वो उसको दिखा रहे हैं कि जो अमीर लोग, ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा आडंबर नहीं करते हैं। जो कम अमीर होते हैं या गरीब व्यक्ति होता है या दिखावा जो ज़्यादा करता है तो उससे अनुमान लग सकता है कि ये व्यक्ति वास्तव में अमीर नहीं है। तोता चना बाजे खाना, ये आपने सुना होगा। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए कि आप, बड़ा अच्छा है, आप लीजिए इसको। लखनऊ का बालम खीरा है, खीरे की एक प्रजाति होती है, उसको बालम खीरा कहा जाता है, लखनऊ में मिलता है। उसको कहता है कि लखनऊ का ये बालम खीरा है, आप इसको खाइए। अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो पनियाती फांकें देखकर, पनियाती में आपने देखा होगा जब हम खीरे पर नमक बुरुक देते हैं या छिड़क देते हैं तो वो पानी छोड़ने लगती हैं। तो जब वो पानी से लबालब हो जाती हैं, लबालब में भर जाती हैं, तो उसको कहा जाता है कि पनियाती। ठीक है, पनियाती फांके देखकर अब पानी मुंह में जरूर आ रहा था लेखक के, लेकिन इनकार कर चुके थे। एक बार उन्होंने मना कर दिया था, तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि मैंने पहले मना कर दिया, अब मैं नहीं कहूँगा कि मैं खाना चाहता हूँ। उसने उस बात पर दृढ़ रहे और उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा मेरे आमाशय, जिसमें पचता है, भोजन हम पचाते हैं उसको मैदा कहा जाता है। आमाशय होती है नली, हम समझ सकते हैं, नलिका होती है हमारे उदर में, पेट में, जहाँ से हमारा जो है भोजन जो है पचता है। तो मैदा जरा कमजोर है, अर्थात उसको पचाने के लिए ताकत चाहिए। वो कहता है मैदा मेरा जरा कमजोर है, किबला सौंप फरमाएं, अर्थात आप इसको खा लें। तो आज की वीडियो केवल इतनी, कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और जो नेक्स्ट हमारा रहता है हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।